नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आज हम उस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर पूरी ब्यूरोक्रेसी में की इमेज एक अलग तरीके की राज्य में साफ परिलक्षित होने लगा है। और वो ब्यूरोक्रेसी का इमेज है सुपर सीएम। सीएम के आदेश को किस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है या फिर सीएम के आदेश को किस तरीके से कलम के में से है ना नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है। उस खेल में किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए बिहार के पूर्व ब्यूरोक्रेट और एक अलग पहचान रखने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी हम व्यास जी से जानना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरे प्रोसेस को इससे पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है उसको वो किस नजरिए से देखते हैं। तो हम सीधे चलते हैं व्यास जी के पास। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते संतोष जी। ठीक ठाक है ना सर? सब बढ़िया। अच्छा, ये आप शिक्षा विभाग के पूरे प्रोसेस को, इससे पहले भी आपसे इस पर बातचीत हुई थी। सीएम का कल का बयान, फिर एक नए तरीके का पत्र जारी होना, 2 दिन पहले जो सीएम बयान दिया था, क्या आपको लगता है इसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, क्या हुआ था मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो आपको पिछली बार नियम क्या है उसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। जी जी। चूंकि मैं तो हिंदू पढ़ता हूँ और वैसे भी मैं लोकल खबरें बहुत ज्यादा नहीं देख पाता। तो जी क्या जी। हुआ, क्या इशू क्या है, इशू कुछ बताइएगा तब हम अपनी बात कहेंगे। इशू ये है कि एक 2023 में नियमावली बनी शिक्षकों के प्रमोशन को कहिए या विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, सक्षमता का जो परीक्षा उन्होंने आयोजित किया उस नियमावली के तहत, जो कैबिनेट से पारित नियमावली था, और उस नियमावली के तहत परीक्षाएं हुई। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट निकला और रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने रिजल्ट जारी किया और मेरिट के अनुसार आप उनसे छात्रों से 3 चॉइस मांगी गई थी। अगर आप मेरिट में आ जाएंगे तो आपको पहला चॉइस मिलेगा, जैसे जैसे आप मेरिट में आएंगे उसके अनुसार जिला आपको आवंटित किया जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। जिन छात्र को नंबर के आधार पर जो अलॉटेड जिला था उन जिलों में एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि काउंसलिंग भी हो गया। वहां जाकर अपना स्टूडेंट मतलब कहिए या शिक्षक कहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिए, सब कुछ हो गया। अचानक बीच में आचार संहिता लागू हो गया तो इन लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग रुक गया। अब जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हुई तो विभाग के द्वारा एक संकल्प निकाला गया, जिस संकल्प में जो नियमावली के जो तमाम प्रावधान थे उस प्रावधान को बदल दिया गया। नए तरीके से ट्रांसफर तबादला नीति लाई गई और उस तबादला नीति में जो सक्षमता परीक्षा से विशिष्ट शिक्षक बने थे उसके अलावा 2 और शिक्षकों का तबादला का ऑप्शन जोड़ दिया गया। बीपीएससी और जो पहले से जो नियमित शिक्षक हैं उनको भी जोड़ दिया गया, लेकिन उनके साथ ये कहा गया कि आप मतलब नहीं अगर चाहते हैं तो नो आप कर दीजिए, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों वाले को मैंडेटरी कर दिया उन्होंने कि आपको भरना ही भरना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने अनुसार ट्रांसफर कर देंगे। खैर वो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट में भी स्टे है 21 दिसंबर तक। इस बीच सरकार ने भी जो है उसको, शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो नया नियमावली है उस नियमावली को हम रद्द करते हैं, फिर नए तरीके की नियमावली बनाई जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि जो जहां शिक्षक अभी जो जिस स्कूल में है उसी स्कूल में वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में वो योगदान करेंगे। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी और उसी प्रक्रिया के आधार पर आज एक फिर पत्र निकला शिक्षा विभाग के द्वारा, जिस पत्र में ये कहा गया है कि जो संकल्प, जो पत्रांक दिनांक जिसके आधार पर निकला था उसको सरकार के निर्देश के आलोक में उनको रद्द कर दिया जाता है। फिर नीचे हम लिखते हैं कि जो कुछ जानकारी, विशिष्ट जानकारी हम लोगों को मिला है कि भाई तबादला कुछ लोग चाहते हैं, कुछ शिक्षक तबादला चाहते हैं, तो उनको विशेष मौका के तहत हम लोग तबादला कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम आवेदन मांगेंगे। तो 1 से 15 दिसंबर तक उन्होंने आवेदन मांगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, जब जिस नियमावली के तहत ये सारी प्रक्रिया हुई, जब वो नियमावली ही रद्द हो गया तो फिर शिक्षा विभाग
क्या इस तरीके से फिर से तबादले के लिए आवेदन मांगना कितने मतलब एक जो बिहार सर्विस कोड या सर्विस कोड है उसके तहत कितना वाजिब है, या फिर इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मुझे याद आ रहा है पिछली बार आपने ये कहा था कि शिक्षा विभाग ने एक नियमावली जारी की थी, जिस नियमावली में जो पहले से शिक्षक हैं जिनको संभवतः कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, उनको नियमित शिक्षक बनाने के लिए परीक्षा का प्रावधान था, और उसी परीक्षा में जो सफल होंगे उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का नियम उसी में दर्ज किया गया था। और फिर आपने हमसे कहा था कि एक दूसरा संकल्प निकला है, और पूछा था क्या ऐसा संभव है कि दूसरा संकल्प निकाला जाए। तो मैंने आपको बताया था प्रक्रिया यह है कि नियमावली दरअसल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत बनाई जाती है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब यह हुआ कि जैसे कानून या एक्ट जिसको हम कहते हैं, उसे बनाने की शक्ति दी गई है विधानसभा को स्टेट्स में, और सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को दी गई है। लेकिन नियमावली बनाने की शक्ति एग्जीक्यूटिव को दी गई है, जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, यानी डेलीगेट किया गया है विधानसभा के द्वारा एग्जीक्यूटिव को। तो बिहार में प्रक्रिया यह है कि यदि कोई भी विभाग कोई नियमावली बनाता है तो उसके लिए एक इम्पावर्ड कमिटी होती है, मैंने बताया था आपको, जो इम्पावर्ड कमिटी में जीएडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो भी हो वे रहते हैं, फाइनेंस से कोई रहते हैं और लॉ डिपार्टमेंट से रहते हैं, और ये उस नियमावली को जो ड्राफ्ट के रूप में विभाग द्वारा भेजा गया होता है उसको पूरा देखते हैं और अपना जो संशोधन है वो प्रस्तावित करते हैं। उसका कारण यह है कि एक रूपता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई विभाग कुछ कर दे कोई विभाग कुछ कर दे। तो एक मॉडल नियमावली भी जहाँ तक मुझको याद है बहुत पहले जब हम सेवा में थे तो जेडी ने बना के भेजा था, उसी के आलोक में मोटे तौर पर बनाया जाता था, और कुछ विशिष्टताएं यदि विभाग के उसका जिक्र किया जाता था। तो पहली बात तो यह है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत ही इस प्रक्रिया का पालन करते हुए कि इम्पावर्ड कमेटी इसके बाद कैबिनेट में जाएगा, क्योंकि कैबिनेट को ही शक्ति रूल ऑफ एक्सट्रीम बिजनेस के तहत दी हुई है। एग्जीक्यूटिव जिसको हम कहते हैं स्टेट में, उसके हेड होते हैं महामहिम गवर्नर, लेकिन सारे काम विभाग जो हैं सो रूल ऑफ एक्सट्रीम बिजनेस के तहत महामहिम के ही निर्देश से करते हैं। और हमारे यहाँ प्रावधान है कि इम्पावर्ड कमेटी के बाद उसका वेटिंग वगैरह हो जाता है लॉ डिपार्टमेंट से, और उनका हिंदी अंग्रेजी में 2 बनता है, और वो फिर अंत में कैबिनेट के सामने पेश होता है और कैबिनेट उसको अप्रूवल देता है। तो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के मैंने बताया था कि कोई दूसरी नियमावली नहीं बन सकती। आपने कहा था कि यह जो दूसरा संकल्प निर्गत किया शिक्षा विभाग ने वो कैबिनेट में नहीं गया था, तो मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा अपने साथ ऐसा ही कुछ कहा था, तो मैंने बताया था कि विभागों को शक्ति नहीं दी गई है कि जो कैबिनेट ने फैसला कर दिया। हाँ, कैबिनेट भी कई बार कहता है कि विभाग इसको निर्णय ले सकता है, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डेलीगेट कर देता है कि आप करिए, कई बार ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा नहीं किया है तो विभाग कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई नियमावली को किसी संकल्प के द्वारा विभागीय आदेश से नहीं बदल सकता, ये पहली बात है। अब अगर अभी जो आप बता रहे हैं स्थिति यह है कि यह जो दूसरा संकल्प निर्गत किया गया था जिसमें कैबिनेट की सहमति से नियमावली में संशोधन नहीं हुआ था, या पूर्व की नियमावली को रद्द करते हुए नई नियमावली नहीं बनाई गई थी, और अगर इस तो वो प्राइमा फेसाई ही गलत था, नहीं हो सकता था। और अब जब उसको रोक दिया गया होगा जैसा आपने कहा है, तो उसको रद्द कर दिया गया, तो अब जो पुरानी जो नियमावली है, जो यानी कहा जा सकता है कि जो नियमता नियमावली है, जो प्रक्रिया के अनुसार बनी हुई नियमावली वही लागू होगी। उसमें ट्रांसफर का यदि प्रावधान जो भी होगा वही प्रावधान सब पे लागू होगा। अब जो प्रावधान होगा उसके अंतर्गत विभाग कार्रवाई करेगा, ये तो नियम है। अच्छा सर, जरा पत्र का मजमून सर सुना जाए। शिक्षा विभाग का एक आदेश जारी हुआ है आज, मतलब संचिका संख्या लिखा हुआ है, बाकी चीजें लिखी हुई है। उसमें पदस्थापना और स्थानांतरण नीति ने राज्य सरकार द्वारा रद्द करने संबंधित निर्णय के आलोक में शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर संप्रति विचार नहीं किया जाएगा।
पूर्व से ही ई शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन स्थानांतरण पदस्थापना हेतु समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं, गौर करिएगा सर, विभिन्न स्रोतों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक है। ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं, ये इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना अभियावेदन नए सिरे से दिनांक 1/12/2024 से लेकर 15/12/2024 तक ऑनलाइन समर्पित कर सकते हैं। तो सब मेरा सवाल ये है जी कि जब जिस नियमावली की वजह से राज्य के शिक्षा निदेशक को यह अधिकार मिला कि आप तबादला कर सकते हैं, जब वही नियमावली रद्द हो गया तो फिर ये आवेदन बनाने का मांगने का मतलब क्या है? ये बताएं, जो कैबिनेट द्वारा अप्रूव नियमावली है उसमें विभाग को तबादले की कोई शक्ति दी गई है कि नहीं? विभाग को तबादले की शक्ति दी गई है पुरानी नियमावली में। पुरानी नियमावली यही है कि आप मतलब जो आपको परीक्षा बिहार, जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आयोजित किया, आपको रैंकिंग के हिसाब से जिला अलॉट हो गया, उस जिला में आपको रेंडमाइजेशन के तहत मुख्यालय से जो है सो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। कोई आवेदन आपको देना नहीं है कि हमको कहाँ हम ट्रांसफर चाहते हैं या क्या। आपको जैसे ही जिला अलॉट हो गया, हम जिस दिन ट्रांसफर करेंगे तो आप जैसे हमें मान लीजिए कि समस्तीपुर जिला अलॉट हुआ तो समस्तीपुर जिला का रेंडमाइजेशन में होगा, मेरा समस्तीपुर जिला में रोल नंबर है, हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। ये कहीं उस में आवेदन मांगने का और स्रोत से जानकारी मिली है, ऐसा कोई प्रावधान उस पर नहीं। आवेदन मांगना तो एक अलग चीज है, चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है, लोग अब आवेदन देते हैं। मेरा बस यही जानना था कि उस नियमावली में जो आज की तारीख में प्रवृत्त है उसमें विभाग के पास ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई शक्ति है कि नहीं है। अगर शक्ति होगी, क्योंकि अभ्यावेदन देने वाले और अभ्यावेदन को स्वीकार करने वाले, अभ्यावेदन तो कोई भी कहीं भी दे सकता है। लोग तो भारत के राष्ट्रपति को भी देते हैं, मेरा ट्रांसफर करा दिया जाए। तो सबको देते हैं, स्थानीय विधायक से लेकर के वो किस किस को लिखते हैं बेचारे जिनकी समस्या है। लेकिन अभ्यावेदन के आधार पर कार्रवाई करने की शक्ति यदि विभाग को उस नियमावली के अंतर्गत होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, विभाग को स्वतः शक्ति नहीं मिल जाती है। नियमावली यदि आपने बना दिया और उस नियमावली में प्रावधान किया, जैसे मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाहूंगा कि जब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था तो एक कर्मचारियों का एक संवर्ग होता है। तो कर्मचारी, मैं कलेक्टर भी था, तो कर्मचारियों की जो बहाली, जो नियुक्ति है वो कलेक्टर के द्वारा की जाती है। तो जो नियुक्ति पदाधिकारी है वही उसका ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, तो उनका जिला का संवर्ग है, जिला का कैडर है। तो हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग ये भेजते थे विभिन्न स्रोतों से, जो इसमें आपने शब्द कहा कि हम रहने वाले हैं अमुक जिले के, लेकिन हमारी पोस्टिंग अमुक जिले में हो गई है, तो मुझे उस जिले में वापस किया जाए, आदि इत्यादि। तो उस समय इस पर चर्चा चली थी और मैंने उस समय जो माननीय मंत्री महोदय थे वो चाहते थे करना। मैंने कहा आप नहीं कर सकते, क्योंकि संवर्ग परिवर्तन का नियम उस नियमावली में जिसके तहत कर्मचारियों की बहाली हुई है नहीं है। तो जब संवर्ग यानी जिला संवर्ग को प्रदेश संवर्ग के रूप में अगर होगा तभी ना आप एक जिले से दूसरे जिले कर सकते हो, प्रक्रिया का निर्धारण कर सकते हैं। नहीं तो विभाग को शक्ति नहीं है। तो मेरे मंत्री जो थे वो बड़े समझदार व्यक्ति थे, वैसे भी आमतौर से मंत्री लोग समझदार ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, गलत तो काम हम करेंगे नहीं। मैंने कहा बिल्कुल, और हम लोग इस तरह का कोई प्रस्ताव देने भी नहीं जा रहे हैं, करने नहीं जा रहे हैं। तो बात आई गई होगी, खत्म हो गया। अभी मैंने सुना था कि बाद में उसकी नियमावली नहीं बनाई गई, उसको जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग कर दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री जी का विज्ञान में बात आई, उनको लगा होगा ये तो तमाशा हो जाएगा। अब कर्मचारी जो मोटे तौर पर तृतीय वर्ग का कर्मी होता है जिला लेवल पे, जो कागज वागज मेंटेन करता है, वो तो क्योस हो जाएगा। उन्होंने उसको रद्द कर दिया था। मुझे याद है, संभवतः 2-3 साल पहले की बात है, एक कोई रामसूरत राय जी मंत्री हुआ करते थे उस विभाग के, उस समय की घटना है। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि यदि नियमावली में ये प्रावधान नहीं है तो अभ्यावेदन को स्वीकार करने वाला स्वतः थोड़े शक्ति ग्रहण कर लेगा। देखिए, जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसको हाँ। शक्ति कानून से मिलती है। नोटिफिकेशन निकलता है कि आपको अमुक विभाग में किया गया, तो उस अमुक विभाग में आपको जो शक्ति है आपको मिलती है। अगर उस विभाग से स्थानांतरित कर दिया गया तो आपकी शक्ति खत्म होगी उस विभाग के बारे में। यानी सरकार की अधिसूचना से आपको शक्ति मिलती है, और जहाँ जिस पद पर आप जाते हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, उसके लिए जो रूल ऑफ एक्टिव बिजनेस के तहत विभाग को शक्ति है, अन्य बहुत सारे सर्कुलर्स है, कानून है, नियमावली है, उसके ही तहत आपको शक्ति मिलती है। यू कांट एज्यूम, आप नहीं कह सकते हम तो सरकार हैं जो मन में आया कर देंगे, ऐसा नहीं है। सरकारों को नियम, अभी तो आपने देखा जो बुलडोजर से घरों को ढहा जा रहा बहुत सारे राज्यों में, कोर्ट ने क्या कहा एनार्की है। कहा कि आपके पास ये शक्ति कहाँ है, ड्यू प्रोसेस का बिना पालन के आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ड्यू प्रोसेस का बिना पालन के जो आर्टिकल 21 है उसका हवाला दिया गया है, और भी कहा गया है कि आप जज थोड़े बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव तो जज नहीं बन सकता। एग्जीक्यूटिव का जो अधिकार है वो कानून संविधान में दिया हुआ है, तो आप संविधान के अनुसार ही आचरण करेंगे। आप ड्यू प्रोसेस का पालन कीजिए, आप नोटिस दीजिए, सुनवाई कीजिए। हाँ, कुछ मामलों में कहा गया जैसे रेलवे की जमीन है, सड़क पर कोई आ गया तो उसके लिए कहा गया कि नहीं, आप उसको हटा दीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ब्यूरोक्रेसी में या आप सरकार में आ जाने से सर्वशक्तिमान नहीं हो जाते। कानून आपको शक्ति देता है। जैसे आप पत्रकार हैं तो आप ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप बोले कि नहीं मैं किसी भाग में बैठ करके और फाइल करूंगा, या मैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ऐसा थोड़ा कहेंगे नहीं अब हम संतोष जी की जगह अब हम जो है शुरू कर देंगे जो आपका जो चैनल है, अब हम ही उस चैनल को चलाएंगे। सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आपके चैनल में आप लाइएगा तो चलाएंगे। जैसे मैं एक चैनल यूट्यूब का चलाता हूँ तो मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी विभागों को शक्ति है यदि नियमावली में दी हुई है तब आपको शक्ति है। मैं समझता हूँ कि चूंकि जो संकल्प आपने मुझे बताया था कि बिना कैबिनेट में गए हुए उसको लागू कर दिया गया था, तो संभवतः ये मैं मान के चलता हूँ कि ये ओवरसाइट में हुआ होगा। नियमों की शायद हो सकता है विभाग में किसी को जानकारी नहीं हो। मुख्यमंत्री जी बहुत नियम जानते हैं, हम लोग उनसे खासे परिचित रहे हैं, हम जानते हो हमारे अधिकारियों से भी बहुत ज्यादा जानते हैं। उनके अभिज्ञान में किसी ने दिया होगा तो बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी हो रही है, मतलब मैंने शब्द बेवकूफ़ी कह दिया, बट कहेंगे हो क्या रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। उन्होंने उसको रोक दिया। तो वैसी दशा में अब आप पुनः जो है सो यू कैन नॉट री इन्वेंट द विल। ठीक है, अब आप विल को री इन्वेंट नहीं कर सकते। ये मेरे विचार से जो कानूनी और प्रक्रियागत चीजें हैं मैंने आपको बताई, अब इससे जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये स्थिति जो है, अब जो जो आपको अधिकार क्षेत्र से, आप जैसे मान लीजिए ये नियमावली बना, सक्षमता जो पास किए थे विशिष्ट शिक्षक में जिनका प्रमोशन उसके लिए, और आप ये आवेदन मांग रहे हैं सारे शिक्षकों से कि हम आपका तबादला अगर आप में है। अच्छा, ये शब्दावली जो ये तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तो सरकार स्रोत, विशेष स्रोत से जानकारी हमको मिली है। ये शब्दावली का इस्तेमाल आपको कभी आप अपने पूरे कैरियर में किए हैं क्या? हो सकता है आजकल इतना लोग देखते होंगे टेलीविजन चैनल, टीवी और आपका यूट्यूब, कि उन्होंने किसी बाबू ने वो शब्द सीख लिया होगा। लेकिन मेरा तो अनुभव ये रहा है, मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर था तो उस समय की बात है कि जो बाबू लोग बना करके प्रारूप भेजते थे ना, मेरा ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसमें एक शब्द अपना जोड़ता घटाता गुणा भाग नहीं करता था। और चूंकि मेरी आदत थी कि मैं तो हिंदी भाषा को थोड़ा मेरी समझ है, अब जानते हैं मैं इसमें लिखता भी, मैं उपन्यास भी आए हैं, तो मैं उसको शुद्ध करता था, करेक्ट करता था। लेकिन हमारे ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नरों से भी उसमें कोई सहयोग नहीं मिलता था। वो जैसा आया वैसा उन्होंने बढ़ा दिया। तो परंपरा यह है, अगर खत्म हो गई हो खुशी की बात है। मैं तो कब की बात कर रहा हूँ, मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ। उस अवधि में मैं था, यानी मोटे तौर पर 30 वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ।
तो होता यह है कि बाबू ने किसी ने बना दिया, साहब ने कुछ हुक्म जारी किया, अपने मन से बना दिया, तो सूत्र लिख दी सुन क्रोध क्रोध तो वो टेलीविजन देख के आया होगा और कहा सूत्रों से उसने लिख दिया। तो वो होता रहता है, इसको कहते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल में तो एक बालकृष्ण भट्ट हुआ करते निबंधकार, उनका था कवि और चितेरे की डांडा मेढ़ी। कवि जो है सो चित्रकार के क्षेत्र में चला जाता है और चित्रकार कभी कवि के क्षेत्र में, उसको डांडा मेढ़ी में कहते हैं, एक दूसरे का ओवरलैपिंग करने का काम तो हो जाता है। संतोष सिंह की रिपोर्ट लोग देखता होगा कि सूत्रों ने बताया, तो उसको याद आ गया कि सूत्र शब्द तो कहा जाता है, बोल दिया, पर सरकार में सूत्र नहीं लिखा जाता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। तो ये हमारे साथ व्यास जी थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने स्पष्टता से रखी है। मेरा भी यही सवाल है कि विशेष स्रोत या ये सब बातें कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी के काम करने के शैली पर सवाल खड़ा करते हैं। इतना ज्यादा उत्साहित क्यों है विभाग, या फिर इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिसका विवाद लगातार चल रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, उसको लेकर सरकार इतना व्यग्र क्यों, विभाग इतना व्यग्रता क्यों दिखा रही है? तो ऐसे इस वजह से सवाल खड़े होते हैं। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ समझना चाहते थे, तो हमने व्यास जी को जोड़ा और व्यास जी ने सारी चीजों को अब सामने रख दिया है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए, नमस्कार।